Good morning, students. How are you all? I hope everybody you are doing well at home and you are spending your quality time with books as you are the class 10 students. So, you are more serious about your studies and all the activities of school that is providing by us. Today, we are going to discuss a small topic called the communist movement and the Vietnamese nationalism. The communist is a ideology that was started from the USSR or Soviet. So look at how that is started of spreading here in the Vietnam, and people were inspired by that we will discuss in this topic. The Great Depression, right? What is the Great Depression? Great Depression means now after the World War First, right? So there was a Great Depression. It means that is economical depression, right? Financial crisis where took place the greatly, that is known as the Great Depression. You will study in the some other topics when we discuss about it. So that is took place in 1930s, and that is a profound impact on the Vietnam. Then the price of rubber and rice fell. जो भी रबर और राइस ये दोनों ही एक बहुत ही ग्रो होती है वियतनाम के एरिया में, और इनके जो रेट है ये बहुत ही कम हो गया, लीडिंग टू रेजिंग रूरल डेप्ट्स. सो ये क्या कर दिया, बहुत लोगों को खर्चा में, इवन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रूरल अपराइजिंग का मतलब है यहाँ पे लोग भड़क जाएंगे और एक आंदोलन शुरू हो जाता है वहाँ पे. such as in the provinces of Ne and Ha Tinh. These provinces were among the poorest and old radical tradition. ये जो गांव थे, राइट, ने एंड हा दिन, ये जो एरिया हैं ये पूरेस्ट एरियाज हैं, और वो लोग वहाँ के पूरे कम्प्लीटली ओल्ड ट्रेडिशन फॉलो करने वाले हैं, जिनको लोग इलेक्ट्रिकल फ्यूज ऑफ वियतनामीज भी कहते हैं, राइट. Then when the system was under pressure, they were the first to blow, right? So ये जो गांव के लोग हैं, ऑल ट्रेडिशन वाले हैं, ये जो भी होता है पहले वो उठ जाते हैं और आंदोलन या हिंसा और कुछ भी करने के लिए वो पहले तैयार हो जाते हैं. The French put the uprising down in the great severity, even using plane to bomb demonstrations. जब ये जो एरियाज के लोग जब अपराइजिंग शुरू कर दी, तो फिर फ्रेंच थोड़ा सुपर पावर था, पावरफुल कंट्री था, तो वो उनकी जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो सारे दबा दिए गए, और इवन प्लेन से भी बॉम्ब डाल के उनको डरा दिया गया. उसके बाद जो फरवरी 1930 में हो चिंग मिंग, राइट, ब्रॉट टुगेदर एंड कंपीटिंग नेशनलिस्ट ग्रुप्स टू एस्टैब्लिश द वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी. सो अभी ये क्लियर है आपको कि फरवरी 1930 में हो चिंग मिंग जो हैं ये वो लीडर थे, और जो लीडर ने एक नेशनलिस्ट ग्रुप्स बनाए और उसे वो नाम दिया वियतनामीज कम्युनिस्ट और वियतनाम कोंग सांग डोंग पार्टी, राइट. सो उसके बाद इसको लेटर रीनेम भी किया गया, नाम बदला गया और उसे इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना गया. ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द मिलिटेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूरोपियन कम्युनिस्ट पार्टी. सो यूरोप में जो कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, जिस तरह से उन्होंने काम किए थे, मिलिटेंट, नॉट मिलिट्री, दे आर मिलिटेंट्स, राइट. सो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने जिस तरह से ब्लो दिए थे, काम किए थे, सो उसी को इंस्पायर होके फिर हो चिंग मिंग ने ये कम्युनिस्ट पार्टी बना दिए थे. 1940 में जापान वियतनाम के ऊपर ऑक्युपाई कर लेता है, right, as part of the imperial drive to control Southeast Asia. So nationalists now had to fight against the Japanese as well as to the French. अब 1940 में जापान भी वियतनाम के ऊपर ऑक्युपाई कर दिए, तो जो भी नेशनलिस्ट थे अब वो दोनों के साथ लड़ना पड़ा उनको. किसके साथ? एक जापान के साथ और दूसरा फ्रेंच के साथ. द लीग ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ वियतनाम, राइट, जो हो चिंग मिंग का था, राइट, अब विच केम टू बी नोन एज द वियतनामी,
and fought the Japanese occupation and recaptured Hanoi in September 1945. अब वो जापान से वो फिर दोबारा रिकैप्चर कर लिए हैनोई को और 1945 में उनके पास आ गया था. देन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम वाज फॉर्म्ड एंड हो चिंग मिंग बिकेम द चेयरपर्सन, और चेयरमैन बन गया, और वो भी एक कम्युनिस्ट से जुड़े हुए थे. नाउ द न्यू रिपब्लिक ऑफ वियतनाम किस तरह से हैं ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. द न्यू रिपब्लिक फेस्ड ए नंबर ऑफ चैलेंजेस. क्या चैलेंजेस थे वहाँ पे देखते हैं. द फ्रेंच ट्राई टू रीगेन कंट्रोल बाय यूजिंग एम्पायर बाओदाई. बाओदाई एक पॉपेट मतलब फ्रेंच कंट्रोल में था, और लेकिन वो एम्पायर वियतनाम के थे, लेकिन वो एक पॉपेट बन चुके थे फ्रेंच कंट्रोल में. फेस्ड विद द फ्रेंच ऑफेंसिव and then Vietnam were forced to retreat the hills. After 8 years of fighting, the French were defeated in 1954 at Dien Bien Phu. Right? 1954 में फिर फ्रेंच को दोबारा हारना पड़ा था. द सुप्रीम फ्रेंच कमांडर वो जिनका नाम है जनरल हेनरी नेवर, वो डिक्लेयर करते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए कि 1953 that they would soon be victorious. वो बहुत जल्दी जीतने वाले हैं. राइट. बट 7 मई 1954 में वियतनामीज लोगों ने बहुत सारे लोगों को मार दिए हैं और इवन बहुत कैप्चर किए. 16,000 सोल्जर्स ऑफ फ्रेंच एक्सपेडिशनरीज कॉर्प्स को उन्होंने मार दिए और उनको बंदी भी बना लिया. The entire commanding staff, including a general, 16 colonels and 1,749 officers were taken prisoners. इन सब को फिर जेल में डाल दिया गया, बंदी बनाया गया और इनको मार दिया गया. एंड इन द पीस नेगोशिएशन इन जेनेवा, जो जेनेवा में पीस नेगोशिएशन होता है, वहाँ फ्रेंच डिफीट हो गया और वियतनाम वाज परस्यूड टू एक्सेप्ट द डिवीजन ऑफ द कंट्री. सो यहाँ पे वियतनाम को फिर डिवीजन कर दिया गया और वो नॉर्थ एंड साउथ में स्प्लिट हो गए. राइट. हो चिंग मिंग एंड द कम्युनिस्ट टुक पावर इन द नॉर्थ वाइल बाओ दाई द रेजिम वाज पुट पावर इन द साउथ. जब वियतनाम दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक हुआ साउथ और एक हुआ नॉर्थ. नॉर्थ किसे दिया गया? हो चिंग मिंग को, और दो बाओदाई जो ऑलरेडी एम्पायर थे द पॉपेट ऑफ फ्रेंच, उसको साउथ रीजन दिया गया. This division set in motion of a series of events that turned Vietnam into a battlefield, bringing death and destruction to the people as well as the environment. जब ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो गया तो ये एक बैटलफील्ड बन गया और यहाँ पे मानो डेथ एंड डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होने लगा. द बाओदाई रेजिम was soon overthrown by the coup led by Ngo Dinh Diem. Diem built a repressive, जो साउथ एरिया थी, साउथ वियतनाम था, वो किसके पास था? वो बाओदाई रेजिम के पास था. लेकिन एक कॉप थे जो आर्मी थे, वो गोडिंग डियान, उन्होंने क्या कर दी कि ओवरथ्रो कर, मतलब उनको निकाल दिया गया, वो पॉपेट्स इवन वो रेजिम चला गया. और देन ही स्टार्टेड टू बिल्ड रिप्रेसिव अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट. एक डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट उन्होंने शुरू कर दी और कोई भी अगर उसके अगेंस्ट में बात की और उसको जेल में डाल दिया गया या उसको मार दिया गया. राइट. सो ए फ्रेंच लॉ दैट परमिटेड क्रिश्चियनिटी बट आउटलेड बुद्धिज्म. ये भी कर दिया गया कि क्रिश्चियनिटीज को ज़्यादा परमिट दिया गया लेकिन बुद्धिज्म को वहाँ पे परमिशन नहीं दिया गया. His dictatorial rule came to oppose by the broad opposition united under the banner of the National Liberation Front. So यहाँ पे नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ इन्होंने ये ऑपोजिशन करने लगे जो डिक्टेटोरियल शिप चल रहा था गो डिंग डियाम के. Right. With the help of Ho Chi Minh government in the north, the NLF fought for the unification of the country. So जो नॉर्थ में हो चिंग मिंग थे जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे और जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट साउथ से, ये दोनों मिलके यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम के बारे में बात की. और द US was this alliance with fear. So US यूनाइटेड स्टेट्स इस अलायंस जब बनी नॉर्थ और साउथ का,
सो यूनाइटेड नेशनल फ्रंट, राइट, नेशनल ये जो हमने देखा यहाँ पे कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट और हो चिन मिंग, इनका जो अलायंस बनी, कोalition बना, सो इस कोalition को यूएस देख के दूर से, मतलब थोड़ा सा वो खुद को भी रेडी करने लग गए कि ये कुछ होने वाला है यहाँ पे, राइट। देन इसके बारे में हमने बात की और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दूसरे टॉपिक को लेके। तब तक बाय एंड हैव ए नाइस डे।